नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले बात रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की, जिसमें हम जानेंगे बीते 4 दशक के बाद भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी का वंदे मातरम के साथ कैसे हुआ स्वागत। साथ ही दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे दिल्ली की सियासत में बड़े पाला बदल ने कैसे आम आदमी पार्टी को झटका दे दिया है। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ममता सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बड़ी राहत दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। रूस की अपनी सफल यात्रा के बाद 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां पर वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री का रेड कॉर्पेट के साथ वेलकम हुआ। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग खुद पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद पिछले 41 सालों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। पीएम मोदी से पहले उस समय की पीएम इंदिरा गांधी 1983 में प्रधानमंत्री के तौर पर ऑस्ट्रिया गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर फ्रेड सिनोवार्ड्स 1984 में भारत आए थे। इस दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, ऑस्ट्रिया हमारा दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार है और दोनों देश लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे। साल 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। पीएम मोदी का स्वागत करने के बाद ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग ने ट्वीट कर कहा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा पर हार्दिक स्वागत है। हमारे राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। हमारे देशों के बीच साझेदारी वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए संयुक्त प्रतिबद्धता पर आधारित है। वियना पहुंचकर पीएम मोदी एयरपोर्ट से होटल पहुंचे। यहां प्रवासी भारतीयों ने उनका अभिवादन किया। होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी का वंदे मातरम के साथ स्वागत किया। चांसलर कार्ल नेहमर की पीएम मोदी संग सेल्फी। ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम मोदी से वहां के चांसलर कार्ल नेहमर ने मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सेल्फी पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार है। मैं आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करते हुए द्विपक्षीय साझेदारी की पूरी क्षमता का दोहन करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का फोकस जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में विकास और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को गहरा करने, माइग्रेशन और गतिशीलता समझौते के कार्यान्वयन और वैश्विक मुद्दों पर आदान प्रदान समेत भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने पर हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर नेहमर ने कहा, das Jahr des 75. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und of the beginning of diplomatic relations between India and Austria. There is a very good relationship between India and Austria. It's a trust, a relationship of trust, which began in the 1950s. India, for Austria, was an important partner and a supporter when it came to bringing the peace negotiations, which resulted in the State Treaty, to a conclusion. There was a standstill in 1953. Situation was difficult. It was difficult to make progress with the Soviet Union, and it was Foreign Minister Gruber who contacted Prime Minister Nehru and us asking
for support in the negotiations to bring them to a positive conclusion. And this is what happened. India helped Austria, and in 1955 the negotiations came to a positive conclusion with the Austrian state treaty. What unites India and Austria is concern over the development of the geopolitical situation. Against this background, last night and this morning we had very intensive talks about the Russian war of aggression against Ukraine. For me, as the Federal Chancellor of Austria, it's particularly important to get to know India's assessment and to understand it, and to familiarize India with European concerns and worries. Moreover, the conflict in the Middle East was a major topic, and in addition to this challenging geopolitical situation, we also refer to the positive aspects of our cooperation: economic cooperation, cooperation in research, innovation, and investments in the future. First, about Russia. Before his visit to Austria, Prime Minister Modi paid a visit to the Russian president. Therefore, it was particularly important for me to hear about the Prime Minister's personal assessment regarding the intentions of Russia in respect of the peace progress. Our shared objective is to achieve a comprehensive, just and permanent peace in line with the UN Charter. My cabinet has been in constant contact with the European Union. Yesterday, I talked to Charles Michel on the telephone about potential perspectives and issues in this context. संयुक्त वार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेहमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाए। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आज मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। क्लाइमेट के विषय में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल अलायंस जैसी हमारी पहलों से जुड़ने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित करते हैं। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। हम सहमत हैं कि ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इसको किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हम संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रिफॉर्म के लिए सहमत हैं, ताकि उन्हें समकालीन और इफेक्टिव बनाया जाए। फ्रेंड, आने वाले महीनों में ऑस्ट्रिया में चुनाव होंगे। मैं लोकतंत्र की जननी और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोगों की ओर से चांसलर नेहमर और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे। पिछले साल दोनों देशों ने 2.93 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साल 1971 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा पर गई थी, फिर 1983 में दूसरी ऑस्ट्रिया यात्रा पर गई थी। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तरह की कोई राजनयिक कमी देखने को मिली है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद कोई भारतीय पीएम वहां नहीं गया, पर राष्ट्रपति स्तर पर राजनयिक यात्राएं होती रही है। साल 1999 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। ऐसे ही 2005 में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हेंज फिशर भारत आए, तो 2010 में ऑस्ट्रिया के उप चांसलर जोसेफ प्रोल भारत यात्रा पर आए थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ समय पहले ही वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर मायावती की बीएसपी में शामिल हो गए थे। हालांकि वो हाथी की सवारी ज्यादा देर तक कर नहीं पाए।
दिल्ली में राजकुमार आनंद ने पत्नी वीणा आनंद के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वीणा आनंद भी पूर्व विधायक रह चुकी हैं। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आनंद के साथ ही आम आदमी पार्टी और भी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले इन नेताओं का इस तरह बीजेपी में जाना आम आदमी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने फिर पाला बदल लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले आप छोड़ बीएसपी में शामिल हुए राजकुमार आनंद को बीएसपी में भी आनंद नहीं मिल सका और अब उन्होंने हाथी की सवारी छोड़ कमल थाम लिया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में राजकुमार आनंद के साथ ही दिल्ली के छतरपुर के आप विधायक करतार सिंह तंवर ने भी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं पटेल नगर से पूर्व विधायक वीणा आनंद, छतरपुर से पार्षद उमेश सिंह फोगाट, हिमाचल प्रदेश के आप प्रभारी रत्नेश गुप्ता और सह प्रभारी सचिन राय भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आप नेताओं का बीजेपी में शामिल होना आम आदमी पार्टी के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। श्री राजकुमार आनंद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पूर्व आपने दिल्ली सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए और साक्ष्यों के साथ बताते हुए कि कैसे ये सरकार दलितों के विरोध में है। अरविंद केजरीवाल के यहां सुनवाई नहीं होती है, ये चाहकर भी अपने समाज और अपने वर्ग के लोगों के काम नहीं करा पा रहे थे। उस पीड़ा से त्रसित होकर आपने पार्टी छोड़ी थी और मुझे प्रसन्नता है आज इस बात की कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे श्री राजकुमार आनंद जी। मेरी दाईं तरफ छतरपुर से विधायक श्री करतार सिंह तंवर लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, सौम्य छवि है, ईमानदार हैं और आपसे भी जब बात हुई तो इनकी भी पीड़ा सिर्फ एक थी कि उस पार्टी में काम करते हुए ऐसे लगता है जैसे किसी तानाशाह के साथ काम कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और हर चीज में व्यक्ति निष्ठा देखी जाती है। इनके साथ वीणा आनंद जी जो पटेल नगर से पूर्व विधायक रही हैं, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। साथ में उमेश सिंह फोगाट, ये भी छतरपुर विधानसभा के वहां से निगम पार्षद हैं। आप भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में जो दो नाम मैंने आपको बताया, अभी संजय भाई ने भी बताए, श्री रत्नेश गुप्ता दिल्ली सचिवालय में पूर्व निदेशक रहे हैं, इस्तीफा देकर आए हैं। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में जितना भी चलाना था उसको खड़ा करने का काम आपने किया था, जब देखा कि वहां पर भी तानाशाही और जो अहंकारी रवैया था तो पूरी की पूरी पार्टी का वहां। बता दें कि राजकुमार आनंद वही है जो दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। जब केजरीवाल जेल में थे तब इन्होंने आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले आनंद ने बीएसपी में शामिल होकर हाथी पर सवारी की, लेकिन लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर उनको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फौरी राहत दे दी है। ममता सरकार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों में सीबीआई का दखल डाला जा रहा है। इसी के चलते संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई है। अब शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का आदेश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की सहमति वापस लेने के बावजूद
सीबीआई के दखल के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। शीर्ष अदालत से ममता बनर्जी सरकार को फौरी राहत मिली है। केंद्र सरकार के खिलाफ दाखिल पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति लेना आवश्यक है। कानूनी अधिकार संविधान के संदर्भ में उत्पन्न होना चाहिए और इसमें संघ की शक्ति से प्रतिरक्षा भी शामिल है। बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया तो फिर एजेंसी वहां के मामलों में केस क्यों दर्ज कर रही है? ममता सरकार का आरोप, बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के आर्टिकल 131 का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का जिक्र है। इसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच के मामलों की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। देखिए 1963 में जो सीबीआई तैयार हुआ था, आज जो सीबीआई बीजेपी का एक ट्रस्टवर्दी पॉलिटिकल विंग बन गया और वो चुन के ऑपोजिशन रूल स्टेट में बीजेपी का पीएस पे वो काम करते हैं। हम लोगों ने देखा है 2018 में नवंबर महीने में पश्चिम बंगाल के जो जनरल कॉन्सेंट सीबीआई के लिए था वो विथड्रॉ किया है। वो ये लोकसभा में भी सबमिट कर दिया गया था। तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे 10 स्टेट जनरल कॉन्सेंट विथड्रॉ किया था। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो हर एक राज्य का अपना अधिकार है, उसको ना मानते हुए जबरदस्ती सीबीआई केस लेके रजिस्टर कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसके खिलाफ हम लोग केस किया था और सुप्रीम कोर्ट इस केस को रिकॉग्नाइज करके कि ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का ये विक्ट्री नहीं है, ये विक्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विक्ट्री है, ये विक्ट्री पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विक्ट्री है, ये विक्ट्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विक्ट्री है, ये विक्ट्री हर एक स्टेट का जो अपना अधिकार है उसका विक्ट्री है। केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच विवाद, पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ताजा विवाद संदेशखाली केस के बाद शुरू हुआ। ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापा मारा था। इस दौरान अधिकारियों पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। बाद में सामने आया कि शाहजहां ने कई महिलाओं से यौन उत्पीड़न किया है। केंद्र ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। केंद्र ने संदेशखाली मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। चूंकि राज्य सरकार की परमिशन नहीं थी, इसीलिए जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट से इजाजत ली। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को संदेशखाली केस सीबीआई को सौंपा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने महिलाओं के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज की। हालांकि ममता सरकार इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। सीबीआई को कैसे मिलता है केस? केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच के आदेश दे। राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे। केस को लेकर पब्लिक की डिमांड हो, इस केस को भी सरकार ही तय करती है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। उस समय चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की दलील थी कि जब राज्य ने अपनी सहमति वापस ले ली तो केंद्र जांच एजेंसी को जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर केंद्र की ओर से कहा गया, केंद्र सरकार या उसके विभाग सीबीआई जांच पर कोई सुपरवाइज नियंत्रण नहीं रखते। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।